नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को वो शपथ लेंगे। ट्रंप पर चुनाव के समय 2 बार हमला हुआ था और उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश अभी भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि खतरे में है ट्रंप की जान। और हम इसी खबर पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। 24 घंटे बाद ही इजराइल ने तोड़ दिया हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले से दुनिया में बढ़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे कि ट्रंप की नीति कैसे हिंदुस्तान पर पड़ेगी भारी। अब खबर विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था। इसके साथ ही हमले की और भी कोशिश की गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने तो यहां तक दावा किया था कि ईरान ट्रंप की जान लेने की कोशिश में था, लेकिन उसकी योजना कामयाब नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि अमेरिका जो भी आरोप लगा रहा है वो सभी झूठे हैं। ईरान ने कभी भी ट्रंप की जान लेने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी भी वो सुरक्षित नहीं है। ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल हुए। 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। अभी भी उन्हें सतर्क रहना होगा। अमेरिकी इतिहास में ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। कई बड़े नेताओं की जान ली गई है। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। तो आपको बता दें कि ट्रंप जुलाई में पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें वो घायल हुए थे। गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई थी। इसके बाद सितंबर में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में एक शख्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गया। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के परिवार और उनके बच्चों के खिलाफ कई बातें कही गई। रूस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बुरे लोग भी परिवार को बीच में नहीं लाते। इस बीच पुतिन ने उम्मीद जताई कि जो बाइडेन के जाने के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम हो सकता है। बाइडेन अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले जानबूझकर ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं। हालांकि ट्रंप एक होशियार राजनेता हैं जो जंग खत्म करने के लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। हम भी ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप पर हमारी नजर है। उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद चीजें बेहतर हो सकती हैं। ट्रंप चुनावी प्रचार के दौरान कई बार यूक्रेन जंग को 24 घंटे में खत्म करने का दावा कर चुके हैं। हालांकि वो इसे कैसे खत्म करेंगे ये नहीं बताया है। इस बीच यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। रूस ने एक ही दिन में यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइल और 100 ड्रोन दागे गए हैं। इससे यूक्रेन दहल उठा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अब यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी जारी की है। ये धमकी रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमला करने की कुछ ही घंटों बाद दी गई। इस हमले के कारण 10 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि हम कीव सहित सैन्य, औद्योगिक या निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ ऑरेशनिक के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर अपनी नई ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और अब पुतिन ने दावा किया है कि एक साथ कई हथियारों को दागने से परमाणु हमले या उल्कापिंड के प्रहार के बराबर बल होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ तेज हुई बमबारी हमारे क्षेत्र पर यानी कि अमेरिकी ATACMS मिसाइलों के लगातार किए जा रहे हमलों का जवाब है। अब बात मिडिल ईस्ट की। अमेरिका और फ्रांस की कोशिश से मिडिल ईस्ट में शांति आती दिखाई दे रही थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम समझौता हो गया, लेकिन इजराइल ने 24 घंटे बाद ही समझौते को तोड़ दिया। इजराइल ने समझौता लागू होने के कुछ ही देर बाद लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट साइट पर कुछ गतिविधियां नोटिस की गई थी, जिससे इजराइल को खतरा हो सकता था। इसके बाद इजरायली जेट ने टारगेट पर स्ट्राइक किया और फिर एयर बेस पर वापस आ गए। साफ है, इजराइल की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया है, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक इजराइल को अपनी सेना को अगले 2 महीने के भीतर दक्षिणी लेबनान से धीरे धीरे वापस लाना है। उसे अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान और इजराइल के बीच की ब्लू लाइन के पार ले जाना है। ये इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर नहीं बल्कि लाइन ऑफ विड्रॉल है। इस बीच हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदलल्लाह ने कहा कि इजराइल बॉर्डर से सटे गांवों में लौटने वालों पर टैंकों से हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप ने बयान जारी कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजरायली दुश्मन का विरोध जारी रखने का वादा किया।
बयान में कहा गया, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं और हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। कुछ रिपोर्टों में लेबनान में 6 जगहों पर हमले करने की खबर सामने आई। इससे लेबनान के लोगों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि लेबनान के लोगों की आड़ में हिजबुल्लाह के लड़ाके आ रहे हैं, इसलिए इजरायली टैंकों को आत्मरक्षा में हमला करना पड़ रहा है। दूसरी ओर इजराइल को अमेरिका से एक बड़ी डील भी मिली है। उसे 56,000 करोड़ रुपए की आर्म्स डील मिली है। इस बीच अब इजराइल ने सीरिया को युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर कई हमले भी किए। इजराइल का दावा है कि सीरिया तस्करी के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा है। इसे लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, हमने सीरिया की जमीन पर हिजबुल्लाह को हथियार देने के सभी प्रयासों को निशाना बनाया है। अगर हमें हिजबुल्लाह को हथियार ट्रांसफर करने का पता चलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। आईडीएफ ने न सिर्फ हथियार शिपमेंट पर हमला करेगा, बल्कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के शासन को भी हिजबुल्लाह को मदद देने पर कीमत चुकानी होगी। अगर सीरिया हिजबुल्लाह को फिर खड़ा होने में मदद करता है तो उन्हें सीधी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि असद को समझना चाहिए कि वो हिजबुल्लाह को ईरानी शिपमेंट के जरिए मदद कर आग से खेल रहे हैं। साफ है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले तो अभी बंद नहीं किए हैं, लेकिन एक नया मोर्चा खोलने की उसने तैयारी कर ली है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटना पर दुनिया भर में चिंता दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में महसूस ना कर रहा हो और मोहम्मद यूनुस विफल हो रहे हैं। मूर ने कहा कि खतरे में पड़े लोगों की सुरक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अस्तित्व के खतरे का क्षण है। मूर ने बांग्लादेश पुलिस द्वारा पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की आलोचना की और कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच ये धारणा है कि अगर वो उनके पीछे पड़ेंगे तो वे हम में से किसी के पीछे पड़ेंगे। इस बीच इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन ने धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इस्कॉन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि चिन्मय प्रभु संगठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन वे उनके अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। संगठन ने खुद को चिन्मय प्रभु से दूर नहीं किया है और ना ही ऐसा करेंगे। चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में तनाव का माहौल है। उनकी जमानत याचिका रद्द होने को लेकर कई जगहों पर हिंसा भी हुई। इसके बाद इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय प्रभु से खुद को अलग कर लिया था। वैसे इस्कॉन को बड़ी राहत बांग्लादेश हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। ढाका हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। अदालत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं। यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता है और इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर हिंदुस्तान में भी चिंता जताई गई है। और अब चलते चलते में देखेंगे ट्रंप ने कैसे उड़ाई भारतीयों की नींद। अमेरिका में 20 जनवरी 2025 को सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से पहले भारतीयों की नींद उड़ गई है। खास तौर पर अप्रवासी भारतीय आंकड़ों की माने तो अमेरिका में बसे भारतीयों की संख्या करीब 52 लाख है, लेकिन ट्रंप के आने से इस संख्या में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में ही घोषणा की थी कि वो अमेरिका में अवैध प्रवासियों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाएंगे। ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले विश्वविद्यालय अपने छात्रों को चेतावनी जारी कर रहे हैं। भारतीयों समेत विदेशी छात्रों से 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अपने शीतकालीन अवकाश से लौटने को कहा जा रहा है। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी चेतावनी में बताया गया है कि संभावित यात्रा प्रतिबंधों और एंट्री पॉइंट्स पर बढ़ती जांच से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो अमेरिका जाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ संस्थानों ने ट्रंप की वापसी से पहले अपने एकेडमिक कैलेंडर में भी बदलाव कर दिए हैं। छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की उस घोषणा से परेशान हैं जिसमें उन्होंने अमेरिकी इतिहास में अवैध प्रवासियों को सबसे बड़े पैमाने पर निर्वासित करने की बात कही थी। हालांकि वैध वीजा वाले भारतीय छात्रों पर इसका कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है।
लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक छात्र ने बताया कि शीतकालीन अवकाश के ठीक बाद टिकट महंगे हैं। मैंने लगभग 35,000 रुपए चुकाए हैं। हमारे प्रोफेसर्स ने बताया कि सुरक्षा के मामलों में अधिक जांच हो सकती है। तो आज के लिए वर्ल्ड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।